Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, UGC Net दिसंबर 2023 के लिए एनटीए ने तीन बड़े चेंजेस किए हैं। कुछ बड़े लेवल के चेंजेस देखने को मिले हैं। अब ये तीन बड़े चेंजेस क्या हैं आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ना सिर्फ तीन बड़े चेंजेस बल्कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो तो आज की इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, रिजल्ट किस डेट को आएगा वो एक स्पेसिफिक डेट भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग की डेट क्या होगी, करेक्शन की डेट क्या होगी, फीस कितनी है, एग्जाम सिटी की जो लिस्ट एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो क्या कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लिस्ट गिवन है। इसके अलावा गाइस मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है और जो तीन बड़े चेंजेस किए हैं एनटीए ने वो क्या है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हो तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा चेंज जो इस बार एनटीए ने किया है वो है वेबसाइट। आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर तक जो लास्ट एग्जाम हुए थे जून वाला उसमें भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट और इसी वाली वेबसाइट पर आकर के आपको नीचे की तरफ आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती थी और इसी वेबसाइट पर आकर के आपको यहाँ पे लिंक दिख जाता था, रजिस्ट्रेशन फॉर दी न्यू फॉर्म, इस तरीके से लिंक मिल जाता था और आप लोग यहाँ पर अपडेट अपना जो है फॉर्म फिलिंग कर लेते थे। बट इस बार एनटीए ने इसके लिए एक नई वेबसाइट डिजाइन करी है और इस वेबसाइट पे आकर के आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। काफी सारे स्टूडेंट वो पुरानी वाली वेबसाइट पे देख रहे थे कि भाई किस तरीके से हम फॉर्म फिलिंग करें, बिकॉज यहाँ पर तो लिंक ही एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि आप अभी जो फॉर्म फिलिंग है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है, यहीं पर आके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। ये एक मेजर चेंज देखने को मिला है और एनटीए ने इस बार जो है इस चेंज को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। और अब चलेंगे गाइस हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ। अब मैं इसमें बताऊंगा कि क्या कुछ आपका जो है चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। देखो सबसे पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि 30 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगी। ये फॉर्म फिलिंग रहने वाली है और अब जो पेमेंट है वो 29 अक्टूबर तक कर सकते हो 11:50 तक। अच्छा याद रखना कि जो लास्ट डे होगा 28 अक्टूबर उसमें शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिलिंग होगी। कई बार लोगों को लगता है कि रात को 12 बजे तक फॉर्म फिलिंग होगी, तो ऐसा नहीं है, शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म फिलिंग होती है। तो ये एक आपको चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है ये। और फॉर्म फिलिंग में जो करेक्शन होता है वो होगा आपका 30 और 31 अक्टूबर को। वैसे मैं करेक्शन पे अलग से वीडियो बना दूंगा, जब करेक्शन स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कैसे करेक्शन करना है, किस तरीके से आप लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हो। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जब करेक्शन स्टार्ट होगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आप मिस ना करें। जो फॉर्म फिलिंग फीस है जो आप सभी को पता है 1150 है जनरल की, ओबीसी एससी एसटी की 600 है और 325 है थर्ड जेंडर की। तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा देखो जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है और एग्जाम की 2 शिफ्ट होती है। मॉर्निंग में 9 से 12 होता है, शाम को 3 से 6 होता है। कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। अब जो एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है तो ये आपका कोई भी इसके बीच में ब्रेक नहीं मिलता है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 एक साथ स्टार्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्रीन पे आपका पेपर 1 यहाँ पर होगा इस तरीके से और यहाँ पर लिखा होगा पेपर 2। जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। आप चाहते हो कि पेपर 2 स्टार्ट करो तो पेपर 2 पहले स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पेपर 1 पहले दे रहे हो तो पहले पेपर 1 दे सकते हो। दोनों ही एक पेपर आपके सामने विजिबल हो जाते हैं और दोनों टैब में आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। वैसे मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर 1 ही आपको देना चाहिए, बिकॉज उससे क्या एडवांटेज मिलेगा मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखो गाइस जो रिजल्ट की डेट है ऐसा एनटीए ने कभी नहीं किया कि रिजल्ट की डेट बता दी हो। यहाँ पर एनटीए ने पहले रिजल्ट की डेट बता दी कि रिजल्ट जो है आपका 10 जनवरी को आएगा। अब मुझे जहां तक लगता है पर्सनली कि एग्जाम जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी को नहीं आएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम है वो 6 से 22 दिसंबर तक चलेंगे और 22 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि काफी कम टाइम है। वैसे हो सकता है कि आ भी जाए, मतलब अप्रोक्स 15 दिन से ज्यादा का टाइम है और इतना टाइम लगता भी है। 15 दिन तो लग ही जाएंगे। 15 दिन से ज्यादा टाइम इन्होंने लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, बट देखते हैं कि क्या रहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ। इस बार पेमेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेल हो रही है। आप पेमेंट कर देते हो, पैसे कट जाते हैं और उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या दोबारा पेमेंट करें? तो गाइस नहीं, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। आपने अगर एक बार पेमेंट कर दी है तो उसका वेट करो, 24 घंटे का वेट करना है आपको। अगर पेमेंट कट गई है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर दो बार पेमेंट कर दी है तो एनटीए को मेल करो। एनटीए की जो ईमेल आईडी है वो सभी नोटिस में गिवन है, आप उनको मेल करिए। जितने भी यूजीसी नेट के नोटिस आते हैं सभी नोटिस में गिवन होती है, आप मेल करिए। जो आपकी पेमेंट कटेगी दो बार तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। गाइस देखो यहाँ पर एक बड़ा चेंज ये किया है एनटीए ने कि अब जो है जो स्कॉलरशिप आपको मिलती थी आप सभी को पता होगा,
उसमें एक स्कॉलरशिप मनफ करके हुआ करती थी, अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया गया है। तो अब 3 स्कॉलरशिप बची है, एनएफएससी बची है, एनएफ ओबीसी बची है और एनएफपीडब्ल्यूडी बची है। इसको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे वहां पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का आएगा कि क्या आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो। तो अगर आप ओबीसी हो या एससी हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आप प्लीज उस चीज को टिक कर दें, बिकॉज इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप में नाम आ जाता है तो आपके लिए पीएचडी करना काफी ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते गाइस, देखो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी तो फिर आपके लिए जेआरएफ है, तो वो चीज तो सभी के लिए है ना। तो आप जेआरएफ क्लियर करेंगे तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। गाइस अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा और उस कंप्यूटर पे आप कोई भी दूसरी चीज ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर सॉफ्टवेयर होता है और उस कंप्यूटर पे आप कोई भी दूसरी चीज ओपन नहीं कर पाओगे एग्जाम के अलावा। जो आपका एग्जाम है वो पेपर 1 पेपर 2 दो तरीके से होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, सभी को पता है टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एग्जाम जो होगा 3 घंटे का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की चॉइस नहीं दी जाएगी। तो गाइस ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई है। यहाँ पर एक डाउट जो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है। तो गाइस देखो, जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया या कोई अदर लैंग्वेज है, तो उसका पेपर उस लैंग्वेज में आएगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और हिंदी में पेपर रहने वाला है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा जहां पे आपसे मीडियम पूछा जाएगा कि आप पेपर इंग्लिश में देना चाहते हो या फिर हिंदी में देना चाहते हो। अगर आपने तैयारी इंग्लिश में करी है, अगर आप पढ़ाई इंग्लिश में कर रहे हो, तैयारी इंग्लिश में कर रहे हो, पढ़ाई अपनी इंग्लिश में ही चल रही है, आपकी प्रिपरेशन जो है, तो आप इंग्लिश वाला ऑप्ट करना। और अगर आप हिंदी में स्टडी कर रहे हो, हिंदी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और हिंदी में ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हिंदी वाला ऑप्शन चूज करना, वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा और आपको वहां पर हर एक क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर टैब होता है जिसमें आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका इंग्लिश वाला वर्जन सही माना जाएगा और ऐसा हमेशा से यही एनटीए करता है। अब जो मार्किंग स्कीम है, सभी को पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस साल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मे भी शायद फ्यूचर में हो जाए, अभी तक तो कोई किसी भी तरह की आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप मिनिमम 55% के साथ एज ए जनरल कैटेगरी तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST OBC हो तो उस केस में आपको 50% ही आपके जो है वो मांगे जाएंगे। मिनिमम 50% होने जरूरी है और अनरिजर्व और EWS के 55 होने जरूरी है। दोनों की 55 होने जरूरी है, याद रखें आप लोग इस चीज को। जो EWS है उसको केवल फीस में कंसेशन दिया गया है, बाकी कोई कंसेशन नहीं है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें भी थोड़ा सा कंसेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने का, इसलिए आप किसी भी सेमेस्टर में हो आप इक्वली एलिजिबल हो और कोई दिक्कत नहीं आती। आप अगर आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो किसी भी सेमेस्टर में, तो ऐसे में आपसे परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, आप अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि विदिन 2 ईयर आपको अपना जो है फॉर्म सबमिट, आई मीन आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझाना आपको जरूरी है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने सेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप विद इन स्टेट ही क्वालिफाई अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर 2002 से पहले का अगर आपका सेट एग्जाम है तो ऐसे में आप ऑल इंडिया लेवल में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मेंशन किया हुआ है। और 2002 के बाद अगर आपने सेट एग्जाम क्रैक किया है तो उस केस में आप विद इन स्टेट ही अप्लाई कर पाओगे, ऑल इंडिया नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपको यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेआरएफ की एज लिमिट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, 30 साल जो है इस पर रखी गई है, जो 30 ईयर से काउंट होगी 1 दिसंबर 2023 को। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए, ऑल फीमेल के लिए 35 है और ऑल SC ST OBC के लिए भी 35 है, थर्ड जेंडर के लिए भी 35 है। तो ये एज लिमिट रहने वाली है। जनरल और EWS की 30 ईयर्स ही रहने वाली है, तो ये चीज है। और किसी भी कैटेगरी की अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 35 आपकी रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कैटेगरीज एंड टू विमेन एप्लीकेंट्स, तो कोई भी कैटेगरी का आप विमेन एप्लीकेंट हो तो आपको 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं होती, आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, केवल जेआरएफ की ही जो है एज लिमिट यहाँ पर रहती है। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आपका जो आधार नंबर है वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो मत देना। लेकिन मैंने आपको जब फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर आपने फॉर्म फिलिंग की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बिकॉज फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखना बहुत जरूरी, समझना जरूरी कि किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है आपको। फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो जरूर देखें, चैनल पर विजिट करके आप इसको देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाया था कि अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया
तो एडमिट कार्ड के साथ आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेके जाना पड़ता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आपने आधार नहीं दिया है और आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप वोटर आईडी कार्ड या किसी दूसरी चीज की को लेकर के दे रहे हो। तो आप इतने इतने पचड़े में मत पड़ो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको आधार नंबर दे देना चाहिए। इतनी सिक्योरिटी भी क्या यार कि आप हर जगह मतलब आधार कार्ड आप लगा देते हो, लेकिन कहीं अगर एक जगह मेंशन कर दिया आप एप्लीकेशन में कि हम आधार नंबर ले रहे हैं जो कि हम थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज वो आपका एग्जाम सेंटर वगैरह जो है डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे, तो फिर आप वहां पर देते नहीं हो। तो ऐसे में कोई आप IAS या कोई इतने बड़े खुफिया एजेंसी के एजेंट नहीं हो, आप एक सिंपल से स्टूडेंट हो जिसको एग्जाम देना है, तो आप ऐसे में आधार नंबर दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये आपकी चॉइस है, आप आधार दो ना दो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको आधार नंबर दे देना चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधार नंबर नहीं दोगे तो बाकी ऑप्शन आपके पास है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, आप इनको भी दे सकते हो। देन उस दिन जो भी आप यहाँ पे दोगे आपको एग्जाम सेंटर वही कैरी करके जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी है। आप जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो एग्जाम से एक हफ्ते पहले आ जाएगा, और जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आधे घंटे पहले का है, आपको 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। अगर आपने इस 30 मिनट्स भी पहले नहीं पहुंचे, जैसे 9 से 12 का एग्जाम है, तो आपको मिनिमम 9:30 बजे पहुंचना है। अगर आप 9:31 पे भी पहुंचोगे तो गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे 9:30 बजे से पहले पहुंचे, और 9:30 क्या आप 8 बजे ही पहुंचे, ताकि वहां पर जाकर के आप प्रॉपर तरीके से देख लो सेंटर कहाँ पे किस तरीके से करना। अच्छा सॉरी सॉरी गाइस, 9 से 12 में आपको, मैं गलती कर गया, 9 से 12 में आपको 8:30 बजे पहुंचना है, मैं तो 9:30 बजे बोल रहा हूँ। सॉरी गाइस फॉर दैट, यहाँ पर 8:30 बजे टाइम मेंशन भी है, अच्छा वो मैंने देख लिया। तो मिनिमम आपको 8:30 बजे पहुंचना है। अगर आप 8 बजे पहुंचोगे तो अच्छी बात है, जल्दी पहुंचना चाहिए एग्जाम सेंटर पे, बिकॉज रास्ते में कई बार ट्रैफिक मिल जाता है। वैसे मॉर्निंग में तो ट्रैफिक होता नहीं है, बट फिर भी आप एक रिजर्व टाइम लेकर चलो ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस जो है, आप एग्जाम सेंटर में कोई मोबाइल फोन लेकर के ना जाए, ईयरफोन लेकर के ना जाए, इनफैक्ट जो आप बेल्ट पहनते हो जो बॉयज लोग होते हैं वो भी लेके ना जाए, उतरवा ली जाएगी। तो इन चीजों को बाहर ही रख दें या फिर ना लेकर के जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रोविजनल आंसर कीज आपकी आ जाएंगी एग्जाम से रिजल्ट से पहले, तो वो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। जो रिजल्ट है वो ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा, जो टॉप 6% स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो टॉप 1% होते हैं अप्रोक्स, उनको JRF का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, क्योंकि इसमें बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जिनके एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो गया, इवनिंग शिफ्ट में भी हो गया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा एक सिंपल लैंग्वेज में कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट गिवन है, जिस सब्जेक्ट में आप अपियर कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम में, अप्रोक्स 83 या 85 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और इसमें अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो एनटीए कहता है कि आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में भी अपियर कर सकते हो। ऐसे में आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर को से बात कर सकते हो कि सर मुझे किस सब्जेक्ट में अपियर करना चाहिए। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसी में आपको अपियर करना चाहिए। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज जो है यहाँ पे गिवन है दिसंबर 2023 के लिए, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो एग्जाम फॉर्म फिलिंग से पहले। अदरवाइज जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन से सेंटर पे आप जाना चाहते हो, तो जो भी आपका नियर बाय है उसी को आपको चूज करना है, और जो भी आप एड्रेस डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। इसलिए मेक श्योर आप वही अपना एड्रेस डालो, अपने घर का एड्रेस डालो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा आपका एग्जाम सेंटर। यहाँ पर लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन की लिस्ट भी दी हुई है कि किस किस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये रहती है कि सर सपोज करो मेरा सब्जेक्ट या मेरा जो कोर्स है जो डिग्री है इसमें मेंशन नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर एनटीए ने आपको अदर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अदर पे क्लिक करके आप वहाँ पर अपना डिग्री का नाम लिख सकते हो कि आपने कौन सी डिग्री करी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर नीचे तरफ आपको एक दो नंबर दिख जाएंगे जो कि एनटीए के हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इसी नंबर पे कॉल करें, बिकॉज ये एनटीए के ऑफिशियल्स का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। आई होप अपनी तरफ से मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो एग्जाम टारगेटेड आप स्टडी कर सकते हो। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.